जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके बीपीएससी और यूपी पुलिस में काफी यूजफुल होगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु की चाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन घट जाएगा, थर्ड ऑप्शन भार बढ़ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ऊर्जा कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वस्तु लिखा है, यहाँ पर आप लिक्विड भी ले सकते हैं, कोई वाटर है या दूध भी ले सकते हैं। किसी बर्तन में पार्ट में आप इसमें वाटर भरे हुए, समझ में आया? जब वो वाटर को हम यहाँ से गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो जो इसके अणु होता है जिसे मॉलिक्यूल्स कण कहा जाता है, इसके कण क्या होता है, मूव करने लगते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तभी पानी क्या उबलने लगता है। ठीक, वो बुलबुले के रूप में ऊपर आने लगता है। इसका मतलब कि जो हम गर्म करते हैं तो उसके कण क्या मूव करने लगता है, ठीक, ऊपर नीचे, समझ आया? अब ये आप तो वाटर है, अब आप ले सकते हैं यहाँ पर सॉलिड चीज, जैसे यहाँ पर कोई लोहा है, ठीक, लोहा स्टील है। अब इसको भी जब हम गर्म करते हैं तो इसकी जो आयतन है, जिसकी लंबाई है, ये लंबाई हल्का सा बढ़ जाता है, ठीक, ये बढ़ जाता है गर्म करने पर। तो इसके भी क्या है, इसके जो भी मालिक्यूल्स कण है वो क्या फैलने लगते हैं, समझ में आया? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या हो गए, बढ़ जाता है। ठीक, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाती है, थर्ड ऑप्शन स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। कोई वस्तु है, ठीक, जैसे वस्तु है, ये मान लीजिए। अब इस वस्तु का तापमान पहले मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। अब क्या क्या वस्तु के ताप में वृद्धि कर दिया जाए, ठीक, यहां से आप दे रहे हैं वृद्धि हो जाता है, ठीक। अब ये 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक। तो आप इसमें क्या परिवर्तन कर रहे हैं, ताप में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक। ताप क्या है आपका, उष्मा है, समझ रहे? तो आप उष्मा में परिवर्तन कर रहे हैं तो आपका गति ऊर्जा बढ़ जाती है, ये तो नहीं, वो तो मालिक्यूल्स में बढ़ता है, ठीक। तो अब यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाती है, माना मैकेनिकल एनर्जी होता, ये भी नहीं होगा। स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है, ये भी नहीं होगा। तो उष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, यही ना, उष्मा ऊर्जा बढ़ जाती है, समझ आए नहीं? 20 डिग्री से जब 30 डिग्री कर देंगे तो उसकी उष्मीय ऊर्जा क्या बढ़ जाएगी, उस काफी हीट हो जाएगा, समझ आए नहीं? ठीक, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वस्तु को ठंडा करने पर उसके अणुओं की चाल क्या होगी, ठीक। ऊर्जा बढ़ जाती है, घट जाती है, या भार बढ़ जाता है, समझ में? अब देखिए कोई कोई भी वस्तु है, आप यहाँ पर स्टील लोहा कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको इसको आप हीट देते हैं, समझ में आया नहीं? जब हीट देते हैं तो इसका साइज बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स इसका जो है फैलने लगेगा, इसकी साइज बढ़ जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा, ठीक। अब जब इसको हम ठंडा करेंगे तो इसकी साइज कम हो जाएगा, ठीक। ये मान लीजिए कि 9 सेंटीमीटर है, तो ये क्या ठंडा करेंगे तो अब हम ये हो जाएगा 8.9 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब में क्या होगा, वो कमी आने लगता है। जैसे आप ही है, ठंडी आता है तो हम लोग सिकुड़ जाते हैं, ठीक, सिकुड़ जाते हैं, ठीक, मतलब एरिया कम हो जाता है। अब वही गर्मी आता है तो एकदम हम लोग खली की तरह पूरा शर्ट और निकाल के बनियान पर गंजी पर घूमते रहते हैं, समझ में आया कि नहीं? तो क्या होता है, गर्मी में हम लोग फैल जाते हैं, तो उसी प्रकार से ठंड में सिकुड़ जाता है। उसी प्रकार से इसको जब ठंडा करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में आप पास पास आएंगे, ठीक, तो उसकी साइज कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसकी चाल घट जाती है, समझ में आया कि नहीं? उसके अणुओं की चाल घट जाती है ठंडा करने पर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि सर्वप्रथम किसने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? दो टुकड़ा ले लिए, ये ले लिए, अब एक इसके ऊपर ले लिए, इसके, ठीक। अब इन दोनों को घिस कर, ठीक, इस प्रकार से घिस कर क्या पिघला दिया। ये वैज्ञानिक थे रमफोर्ड, जूल, डेवी, न्यूटन। तो न्यूटन दो ये क्या दिए, फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किए हैं, समझ में आए? और जूल क्या, ये वर्क है, ये वर्क है। अब क्या है, रमफोर्ड है, डेवी, इसमें डेवी थर्ड ऑप्शन सही है। इन्होंने दो बर्फ के टुकड़ों को लेकर घिस कर पिघला दिया था, ठीक। दिया है कि कार्य को उष्मा में या उष्मा को कार्य में बदलने के लिए किए गए कार्य वो उष्मा का अनुपात होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर दिया है कार्य, कार्य को हम उष्मा में बदलेंगे, ठीक, या तो उष्मा को हम कार्य में बदलेंगे, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। कार्य को उष्मा में या उष्मा को हम कार्य में बदलेंगे तो उस कार्य और उष्मा का अनुपात,
अनुपात यही ना होगा, कार्य और ऊष्मा का अनुपात, यही ना पूछा है। ठीक होता है, ये होता है कि 4186 जूल प्रति, ठीक, ये किलो कैलोरी, ठीक, किलो कैलोरी होता है। समझ में आया कि नहीं? तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम किलो कैलोरी, एक किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 1000 कैलोरी। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए ये ऑप्शन, ये क्या कि 1 किलो कैलोरी उष्मा को अगर हम 4186, ठीक, जूल दे दें तो वो कार्य में परिवर्तित हो जाएगा। अगर पहले कार्य में है तो वो उष्मा में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उसे कितना जूल देना पड़ेगा? 4186 जूल देना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन है। अब देखिए अगर किलो कैलोरी को हम कैलोरी में चेंज कर देंगे तो किलो कैलोरी के स्थान पर हम लिखेंगे कि जूल अपान 1000, यही ना लिखेंगे इसके स्थान पर। ये भी क्या होगा? कैलोरी। अब इसको लिख सकते हैं वो 86 जूल प्रति कैलोरी। ठीक, ये भी एक ही चीज है और ये भी दोनों एक ही चीज है। ठीक, किलो कैलोरी हो गया। अब इसमें हम 1000 के बाहर देंगे तो यहाँ पर 4186 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब जूल को हम किसमें, इसी जूल को हम चेंज किसमें कर दिए? अर्ग में चेंज कीजिए, 10⁻7 अर्ग में। ये कैसे आया? देखिए खाली जूल को चेंज कर रहे हैं। जूल क्या कार है? एफ इंटू डी होता है। ये एम के एस पद्धति में एफ इक्वल टू एम ए होता है, इंटू डी हो गया। ठीक, ये एम के एस पद्धति है। अब सीजीएस में चेंज करेंगे तो 1000 लिखेंगे ग्राम, ये किलो में है, 1000 ग्राम इंटू इसका एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड, मीटर को भी चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में, ये भी मीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये देखिए 3 2 5 2 7 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं अर्ग। ठीक, इसी को बोला जाता है अर्ग। ठीक, तो हम इसके स्थान पर, जूल के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 10⁻7 अर्ग। ये हम आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से बताए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो ए भी सही है, ए भी सही है, तीनों सही है। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है, सेल्सियस है, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट। अब देखिए जो सेंटीग्रेड है ये एक स्केल का नाम है जिससे नापा जाता था। समझे, ये एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया। बाद में सेंटीग्रेड को सेल्सियस कहा जाता। तो ये दोनों एक ही चीज है। ठीक, दोनों एक ही चीज है। ये आपका सीजियस है, ये भी आपका तो सीजियस हो जाएगा। फ़ारेनहाइट भी आपका सीजियस होगा। ठीक, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब आपका जो केल्विन है ये एमकेएस पद्धति है। ठीक, या तो इसे ईएसआई यूनिट भी कहते हैं। ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम, जी, ईएसआई यूनिट। अब ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केल्विन। समझा? अगर ताप का मात्रक खाली उसी तरह जनरली पूछ दे तो आपका चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है, केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। समझ में आया कि नहीं? अगर आपका यहाँ पर एसआई यूनिट या सीजीएस, एमकेएस कुछ नहीं लिखेगा तो चार के चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया कि 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। समझ में? 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। तो 1 किलो जो कैलोरी होता है वो उष्मा का मान होता है। यहाँ पर 1 किलो कैलोरी जो उष्मा का मान होता है वो 4186 जूल होता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में था। अब देखिए इसमें हम अगर 4186 में 1000 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। समझ में आएगा? 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जूल हो गया। ठीक, अब देखिए इसको जो हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.186 इंटू 1000 जूल हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? अब देखिए 4186 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं जूल। समझ में आया कि नहीं? यही हुआ, यही ने दिया है। इसमें कौन सा दिया है? 4.1, ये लगभग 2 के बराबर, इसी को लिख देते हैं 4.2 इंटू 10⁻3 जूल। ठीक, तो हम 1 किलो कैलोरी बराबर लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10⁻3 जूल लिख सकते हैं। ठीक, ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से
उसका गलनांक क्या होगा। ठीक, जैसे आप घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य होगा। ठीक, अगर दो बर्फ है, ये बर्फ है, बर्फ पर दाब बढ़ाने पर, इस पर आप कोई चीज दाब बढ़ा रहे हैं, प्रेशर, ठीक, प्रेशर दबा रहे हैं, समझ में आया ना, या दबा रहे हैं, तो इसका जो गलनांक होगा वो घट जाएगा, वो देर तक रहेगा। जैसे शादी विवाह में देखते हैं कि हम लोग बर्फ ले आकर पहले भूसा में रख देते थे जिससे गलता नहीं था, समझ में आया कि नहीं। तो आपका यहाँ पर बर्फ अगर दाब बढ़ाते हैं, ठीक, उस पर, तो ये गलनांक घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, तो गलनांक घट जाएगा। ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि ताप युग्म तापमापी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है थर्मोकपल थर्मोमीटर, किस सिद्धांत पर आधारित है। समझ में आया कि नहीं, किस सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सीबेक के प्रभाव, सेकेंड ऑप्शन दिया है जूल के प्रभाव। ठीक, आप समझिए जूल का प्रभाव क्या होता है। जैसे ये कोई वायर है, ठीक, वायर है, अब इस वायर है ए और बी है, समझे, इसमें जो हम करंट को सप्लाई देते हैं, ठीक, करंट को, ठीक, तो इसके वायर में क्या हीट हो जाता है, समझना, इसका वायर का हीट हो जाता है, तो जो हीट होता है या ताप में जो वृद्धि होता है उसे जूल प्रभाव कहते हैं। ठीक, तो ये आपका, तो ये होगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, समझ में आया। जब ये ऑप्शन नहीं होगा तो बोथ वाला भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। अब ये देखिए सीबेक, सीबेक क्या होता है। ठीक, सीबेक होता है आपका यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर बैटरी है, ठीक, ये बैटरी है। अब देखिए बैटरी में अब यहां से यहां तक दो धातु लगा दी, अलग अलग दो धातु। एक धातु मान लीजिए कापर का है, ठीक, एक कापर का है, एक एल्यूमिनियम का हम ले लिए, एल्यूमिनियम का है, एक कापर का है, ठीक, ले लिए। अब एक ये वाला, ठीक, अब यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है। अब ये क्या विभव होता है, विभव, जिसे पोटेंशियल कहा जाता है। ये विभव को हम जब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये उस पर उसके अंतर अंतर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक जो इसको हम जंक्शन कहते हैं, इसे हम जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर या तो हीट होगा और यहाँ पर कोल्ड हो जाएगा, या तो यहाँ पर हीट होगा यहाँ तक, यहाँ पर कोल्ड हो जाएगा। कहां पर, इसके जंक्शन पर। इसी को हम सीबेक के प्रभाव कहते हैं। ठीक, अब एक होता है पेल्टियर, समझ में आया, पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है, इसी का अपोजिट होता है, समझ में। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर दो ताप रहेगा, एक वस्तु एक है, ठीक, इसके सिरा है, इसके इस सिरे पर दोनों दो तापांतर लेते हैं, ठीक, थर्मोकपल, दो तापमान, दो अलग अलग वस्तु का ताप अलग अलग होता है। इन सिरों पर, इन सिरों से हम लोग क्या, बिजली उत्पन्न किया जाता है, ठीक, बिजली उत्पन्न किया जाता है। इन दोनों का ताप अलग अलग रहेगा, समझ में आएगा। इसमें सिरा काम करता है, समझे, दो तापांतर होता है अलग अलग, जिससे बिजली उत्पन्न किया जाता है। इसे पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं, और इस वाले को हम कहते हैं सीबेक इफेक्ट। जूल जानी गए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया कि अत्यधिक ऊंचे ताप की माप, ऊंचे तापों की माप की जाती है। ठीक, बहुत अधिक तापमान, जैसे आपका मान लीजिए 1200 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक, या 1500, 1000, 1200, ठीक, तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप युग्म तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कहते हैं, या तो नाइट्रोजन गैस तापमापी। तो होता है पूर्ण रेडिएशन तापमापी, जिससे आपका सूर्य का ताप, ठीक, सूर्य हुआ, मून हुआ, इसका ताप मापा जाता है, समझ में आएगा नहीं। ये पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, जिसे टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कहते हैं। ये हाई तापमान को होता है, समझ, नापने के लिए यूज में किया जाता है किसी प्लेनेट का तापमान, समझ में आया। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें जो है ये सब कोई न कोई एक ताप मापी ही है। प्लेटिनम है वो सॉलिड के लिए है, ताप युग में तापमापी भी क्या, ताप को ही मापता है, समझना। इसमें जो तीनों ऑप्शन दिया ताप को ही मापता है, लेकिन जो सबसे हाई ऊंचा होता है वह पूर्ण विकिरण उत्तापमापी होता है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पूर्ण विकिरण तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से कितना ताप मापा जा सकता है। ठीक, तो 200 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ठीक, ये अधिक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 800 से कम रहेगा तो ये आप इसका यूज नहीं करेंगे, वो आप तापमापी युग में या प्लेटिनम या और किसी का स्केल का यूज करेंगे। बट इस 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा
50, 800, 2000, 5000, 10,000 रहेगा, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आप पूर्ण विकिरण तापमापी जिसे टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कहते हैं, इसका प्रयोग करेंगे 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक, अगर आपका 900 डिग्री सेल्सियस दे दिया, 900 डिग्री सेल्सियस, तो आप किसका यूज करेंगे? आप इसका यूज करेंगे, समझ। इससे कम दे दिया 700 होगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, वो इसके स्थान पर कुछ दूसरा देगा, या तो युग्म तापमापी या प्लेटिनम कुछ भी दे सकता है वहां पर, समझ में आएगा? ये आप समझिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। अब देखिए यहाँ दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल के क्वथनांक, जल के क्वथनांक, क्वथनांक बीपी, बीपी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, समझा? तथा हिमांक, बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलना, और हिमांक जिसे फ्रीजिंग पॉइंट, जमना कहते हैं। ठीक, हिमांक होता है। तो जल किस तापमान पर उबलने लगता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर तो नहीं होता है, उस पर तो जम जाता है ना बर्फ, समझ में? तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 212 भी डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? ये उबलने लगता है। ठीक, पानी आप लेंगे इसमें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। और यहाँ दिया है कि जमने, बर्फ कम जमता है, तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ घुमा दे इसी जगह, पहले आपको दे दे कि हिमांक, पहले हिमांक दे दे तथा उसके बाद दे दे क्वथनांक, क्वथनांक, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? पहले हिमांक वाला लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस और तथा 100 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया कि नहीं? समझ में? तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। तो आप थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि पहले क्वथनांक बोला है कि हिमांक बोला है, कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए दे देता है। हम लोग बुक में जो आप लोग पढ़ते हैं वो बुक में रट जाता है कि पहले आपको क्वथनांक दिया है, लेकिन ये उल्टा कर दिया, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो इससे आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे कि पहले क्वथनांक बोला है कि पहले हिमांक बोला है। क्वथनांक बोलेगा तो 100 डिग्री से पहले होगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर हिमांक पूछेगा तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस, बाद में 100 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।